Hello everyone, welcome back to your online class. This is your political science class for BA first semester. Today topic is power and duties of president, राष्ट्रपति की शक्तियाँ एवं कर्तव्य। प्रीवियस क्लास में हमने राष्ट्रपति के बारे में ही पढ़ा था, ठीक है, कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन किस टाइप से होता है, इनका टेन्योर कितना है ना, और किस तरह से इन पर महाभियोग इम्पीचमेंट लगाया जाता है, और इनकी सैलरी अलाउंसेस और इनको जो सुविधाएं दी जाती हैं वो सब हमने प्रीवियस क्लासेस में कवर किया था, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर भी हुआ होगा। इस क्लास में हम इनकी पावर एंड ड्यूटीज़ पढ़ेंगे, ठीक है, इनके पास शक्तियाँ क्या क्या हैं। जैसा कि आपको पता है, जो यहाँ पर संघीय सरकार है, यूनियन गवर्नमेंट है, इसके अकॉर्डिंग सारी कार्यपालिका शक्तियाँ भारत की राष्ट्रपति को दी गई हैं। मतलब जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं वो सब प्रेसिडेंट को ही दी गई हैं, है ना। लेकिन अगर हम रियलिटी की बात करें, व्यवहार में उन शक्तियों का यूज़ राष्ट्रपति कैसे करते हैं, मंत्री परिषद की सलाह से करते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में सारी पावर एक तरह से मंत्री परिषद के पास चली जाती है, ठीक है। इनकी पावर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज सामान्यकालीन शक्तियां एवं कर्तव्य, ऑर्डिनरी पीरियोडिकल पावर्स एंड ड्यूटीज। जब नॉर्मल सिचुएशंस होती है, मतलब कॉमन सिचुएशन होती है, ठीक है, उस समय इनके पास क्या क्या पावर होती हैं, ओके, उनको हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें जो शक्तियां हैं उसमें फर्स्ट है आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर्स, कार्यपालिका या प्रशासनिक शक्तियां। ये क्या होती हैं? आर्टिकल 53 के 1 क्लॉज में लिखा है कि भारत की सारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी और इनका यूज वह मंत्रिपरिषद की सलाह से करेगा, ठीक है। और जितने भी काम होंगे कार्यपालिका के वो सब राष्ट्रपति के नाम से ही होंगे। इनके सिग्नेचर के बिना कोई बिल कानून नहीं बन सकता, ठीक है। और इन्हें यूनियन गवर्नमेंट से रिलेटेड सभी मामले, जितने भी मैटर हैं, सब में इंफॉर्मेशन कौन देगा? प्रधानमंत्री देंगे, ठीक है। वह राष्ट्रपति को मंत्री परिषद के सभी निर्णयों और प्रशासन संबंधी सभी मामलों की सूचना इन्हें दी जाएगी, ठीक है। जो जो राष्ट्रपति चाहते हैं सूचना प्राप्त करना, वो प्रधानमंत्री से प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसी में कार्यपालिका शक्तियों में नियुक्ति एवं जो रिमूवल फ्रॉम द पोस्ट, ये अपॉइंटमेंट भी कर सकते हैं, है ना। और जो जिस पोस्ट पर कोई पदाधिकारी है उसको रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जितनी भी आप देखोगे इम्पोर्टेंट पोस्ट हैं उन सब की अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। जैसे प्राइम मिनिस्टर, सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस, है ना, और स्टेट के गवर्नर, और विदेशों में भारत के राजदूत, भारत के महान्यायवादी, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, है ना, और उनके मेंबर। तो जितनी भी इम्पोर्टेंट्स अपॉइंटमेंट होती हैं वो सब कौन करता है? प्रेसिडेंट ही करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा भी अंतर्राज्यीय परिषद, निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन, वित्त आयोग, राजभाषा आयोग, योजना आयोग, पिछड़ा वर्ग, तो जितनी भी इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट है वो सब इन्हीं के नाम पे होंगी, यही करेंगे, ओके। नेक्स्ट, शासन संचालन से रिलेटेड जितनी भी पावर है वो सब इन्हीं के पास होती है, ठीक है। और मंत्री परिषद से रिलेटेड भी इनके पास पावर है। जैसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की भी अपॉइंटमेंट करता है और इनके बीच में वर्क का डिवाइडेशन करता है, ठीक है, कि कौन किस वर्क को करेगा, ठीक है। और आर्टिकल 77 के अकॉर्डिंग संघीय सरकार की संपूर्ण प्रशासनिक कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से की जाएगी। मीन्स जो यूनियन गवर्नमेंट है उसकी जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन कार्रवाई होगी वो सब राष्ट्रपति के नाम से ही होगी, ठीक है। वह संपूर्ण एडमिनिस्ट्रेशन का अध्यक्ष होगा, हेड होगा, कौन? प्रेसिडेंट, ठीक है। अब इन पे सेना संबंधी क्या क्या शक्ति हैं? तो जल, थल और वायु 3 तरह की सेनाएं हैं, ठीक है। ये तीनों का सर्वोच्च सेनापति होता है। वह तीनों सेनाओं के सेनापतियों को अपॉइंट करता है। युद्ध प्रारंभ करने तथा बंद करने की घोषणा भी राष्ट्रपति ही करता है। नेक्स्ट है इनकी लेजिस्लेटिव पावर्स, विधायी शक्तियाँ। भारत का
राष्ट्रपति यूनियन गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव का वैधानिक प्रधान तो है ही, उसके साथ साथ ये इंडियन पार्लियामेंट का भी अभिन्न अंग माना जाता है, ठीक है। और इसलिए इनके पास विधायी शक्तियाँ भी बहुत ज़्यादा है, लेजिस्लेटिव पावर, जैसे जो पार्लियामेंट का संगठन है उससे रिलेटेड भी इनके पास पावर है। मीन्स जो 2 हाउसेज हैं पार्लियामेंट के, लोकसभा और राज्यसभा, है ना, उसमें मेंबर अपॉइंट करने का भी इनको परमिशन है। जैसे कि आपको पता है ये लोकसभा में 2 मेंबर अपॉइंट करते हैं और राज्यसभा में 12, ओके। और जो पार्लियामेंट के अधिवेशन बुलाए जाते हैं वो भी कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाते हैं, ठीक है। इनको ये राइट्स है कि ये पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस का अधिवेशन साथ में बुला सकते हैं, उन्हें कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक है, स्थगित भी कर सकते हैं। और यही इस चीज़ को देखते हैं कि 2 अधिवेशन के बीच का जो टाइम पीरियड है वो 6 महीने से ज़्यादा ना हो, ठीक है। अब इनको जो बिल पेश होते हैं उन पे निषेधाधिकार की भी शक्ति है। मीन्स ये रिफ्यूज़ कर सकते हैं, मना कर सकते हैं, कोई भी बिल इनके सिग्नेचर के बिना कानून नहीं बनेगा, है ना। तो इनके पास पावर है, ये उसको संशोधन के लिए, मीन्स चेंजेस के लिए वापस हाउस में भेज सकते हैं, ठीक है, लोकसभा में या राज्यसभा में भेज सकते हैं कि इसमें वो लोग चेंज करें, ओके। नेक्स्ट है इनकी फाइनेंशियल पावर्स, वित्तीय शक्तियाँ। राष्ट्रपति को बहुत सारी वित्तीय शक्तियाँ प्राप्त हैं, जैसे बजट प्रस्तुत करने की शक्ति। हर साल के प्रारंभ में वार्षिक बजट राष्ट्रपति के नाम से ही लोकसभा में पेश होता है, ठीक है। और जो फाइनेंशियल बिल होते हैं वो पहले राष्ट्रपति की परमिशन ली जाती है, फिर पेश किए जाते हैं, ठीक है। अगर इमरजेंसी में किसी फंड की ज़रूरत है तो वो राष्ट्रपति के पास पावर है, वो उसको अलॉट कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है जुडिशियल पावर, न्यायिक शक्ति। भारतीय राष्ट्रपति को अन्य राज्याध्यक्षों की तरह कुछ न्यायिक शक्तियाँ भी प्राप्त हैं, ठीक है। इनके पास भी जुडिशियल पावर है, जैसे क्षमादान की शक्ति, ठीक है, ये माफ़ कर सकते हैं। जैसे अगर किसी ने क्राइम करा है तो इनके पास पावर है कि उसकी सज़ा को बिल्कुल कम कर सकते हैं। इवन मृत्युदंड, जो मृत्युदंड दिया जाता है तो उसकी भी पनिशमेंट को क्या कर सकते हैं, ये कम भी कर सकते हैं और बिल्कुल हटा भी सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ये हाई कोर्ट से परामर्श की शक्ति है इनके पास, और सुप्रीम कोर्ट से परामर्श की शक्ति है, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनसे कभी भी परमिशन ले सकते हैं, ओके। अब राज्यों से रिलेटेड इनके पास कौन कौन सी शक्तियां हैं? तो राष्ट्रपति न केवल केंद्रीय कार्यपालिका वरन समस्त भारतीय संघ का प्रधान होता है। ये सिर्फ केंद्र के प्रधान नहीं होते, ये पूरे इंडिया के प्रधान है ना। तो राष्ट्रपति को भारतीय संघ के जितने स्टेट हैं, 28 स्टेट एंड 9 यूनियन टेरिटरीज पर बहुत सारे अधिकार प्राप्त हैं, जैसे राज्यों के विधेयकों पर स्वीकृति की शक्ति, जो हाई कोर्ट के अधिकार कम करने के संबंधी विधेयक होते हैं, है ना, उनको ये क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट और रिफ्यूज़ कर सकते हैं, है ना। जो मेन पावर है वो किसके पास होती है? प्रेसिडेंट के पास। और जो स्टेट हैं उन पर फाइनेंशियल कंट्रोल भी रख सकते हैं ये, ठीक है। जैसे सेंटर द्वारा लगाए जाने वाले टैक्स के लिए जिससे राज्य प्रभावित होते हों, राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है। मतलब सेंटर अगर कोई टैक्स लगा रहा है, उसका इफेक्ट स्टेट पर आने वाला है, तो उसके लिए पहले प्रेसिडेंट से परमिशन लेना ज़रूरी है, ओके। अब ये थी इनकी सामान्यकालीन शक्तियाँ। अब हम देखेंगे संकटकालीन, एमरजेंसी पावर्स एंड राइट्स ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियाँ अथवा अधिकार। आप देखोगे जिस वक्त इमरजेंसी लगती है, मतलब हमारी कंट्री पर कोई संकट आ जाता है, ठीक है, तो उस टाइम इनकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ओके। 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 द्वारा इन पावर्स को और ज़्यादा रिगिड बना दिया है, कठोर बना दिया गया है, ठीक है। अब ये 3 टाइप से लगती हैं। फर्स्ट है अगर कोई भारी अटैक हो जाए, ठीक है, एक्सटर्नल इन्वेंशन हो जाए, कोई हम पर अटैक कर दे, है ना, वॉर हो जाए, या फिर इंडिया के अंदर ही सशस्त्र विद्रोह हो जाए, मतलब सब लोग शस्त्र के साथ विद्रोह कर दें, तो उस समय क्या होगा, इमरजेंसी लग जाती है, ठीक है। इसकी व्यवस्था की गई है आर्टिकल 352 में, अनुच्छेद 352 में व्यवस्था की गई है कि ऐसी कंडीशन में सारा कंट्रोल, सारी पावर किसके हाथ में आ जाएगी, राष्ट्रपति के हाथ में, ठीक है। तो इस समय वो इमरजेंसी अनाउंस कर सकते हैं, है ना।
और इस प्रकार की घोषणा की संसद के दोनों हाउसेस के अलग अलग बहुमत एवं उपस्थिति और मतदान में भाग लेने वाले सदस्य की 2/3 बहुमत से स्वीकृति आवश्यक होती है। मीन्स पार्लियामेंट के जो दोनों हाउसेज हैं वो 2/3 मीन्स बहुमत से एक्सेप्ट करेंगे इस चीज़ को, तभी ये चीज़ होगी। ठीक है, और हर 6 महीने बाद संसद की स्वीकृति लेकर इसको बढ़ा दिया जा सकता है। मीन्स जो इमरजेंसी लग गई अगर उसको बढ़ाना है तो पहले पार्लियामेंट की परमिशन लेनी होती है। ठीक है, अब इमरजेंसी के टाइम में राष्ट्रपति किसी के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक है, वो जो भी करेगा वो उसके लिए उसे किसी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, संकटकालीन घोषणा का व्यवहारिक रूप, जब इमरजेंसी लगती है तो रियलिटी में क्या होता है, वो जो पावर है वो किसके पास जाती है एक्चुअल में, जो राष्ट्रपति यूज़ करता है वो मंत्री परिषद की सलाह से ही यूज़ करता है। ठीक है, जो कैबिनेट ऑफ काउंसिल है उसी की एडवाइस पर क्या करेगा, राष्ट्रपति वर्क करेगा। ओके, नेक्स्ट है राज्यों में अगर संवैधानिक तंत्र फेल हो जाए, ठीक है, तो भी इमरजेंसी लग सकती है। अगर राष्ट्रपति को राज्यपाल से किसी और तरह से इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है, कि इस स्टेट में कंडीशन अच्छी नहीं है, तो आर्टिकल 356 अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य में इमरजेंसी लग सकती है। ठीक है, अभी जो हमने पढ़ा था फर्स्ट वाला वो कौन सी इमरजेंसी थी, नेशनल लेवल पर, और आर्टिकल 356 में कौन सी इमरजेंसी है, स्टेट लेवल पर। ठीक है, ये इमरजेंसी पहले 6 मंथ के लिए लगती थी लेकिन अब इसको बढ़ाकर 1 ईयर कर दिया गया है। ठीक है, इसमें क्या होता है, सारी पावर राष्ट्रपति के हाथ में आ जाती है, सिर्फ हाई कोर्ट को छोड़कर बाकी सारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास आ जाती है। आर्टिकल 19 में जो स्वतंत्रता दी गई है, नागरिक स्वतंत्रता, उन सब पर रोक लगा दी जाती है। और ऐसा बहुत बार हो भी चुका है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, बिहार, केरल, गुजरात, असम, जम्मू कश्मीर, इन सब में कई बार आर्टिकल 356 के अंतर्गत इमरजेंसी लग चुकी है। नेक्स्ट है वित्तीय संकट, फाइनेंशियल। ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी कब लगती है, आर्टिकल 360 के अंतर्गत, जब राष्ट्र में वित्तीय स्थिरता का खतरा उत्पन्न हो जाए। मीन्स जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो स्थिर हो जाए, स्टेबल हो जाए, मीन्स उसमें ग्रोथ ना हो रही हो, तो उसे वित्तीय संकट कह दिया जाता है। ठीक है, और ऐसा कब कर सकता है वो, जब दोनों पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस इसके बारे में स्वीकृति दे। ये 2 माह के लिए लगता है, 2 मंथ्स के लिए। ओके, इसमें क्या होता है, राष्ट्रपति किसी की भी सैलरी में कटौती कर सकता है, मीन्स उसको कम कर सकता है। जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, है ना, और जो राज्य की सरकारों में जो कर्मचारी हैं उनके वेतन, अलाउंसेस, है ना, उनमें भी कमी कर सकता है। और आर्टिकल 19 की जो स्वतंत्रता है वो इसमें भी बैन हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन इंडिया में ऐसा फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक नहीं लगी है। ओके, तो ये थी राष्ट्रपति की पावर्स। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल की बात करें, रियलिटी की, तो इन पावर का यूज़ कौन करता है, मंत्री परिषद करती है, मीन्स प्राइम मिनिस्टर करता है। क्योंकि यहाँ पर कौन सा सिस्टम अडॉप्ट किया गया है, पार्लियामेंट्री सिस्टम। ठीक है, इसमें जो सारी शक्तियाँ होती हैं वो किसके पास होती हैं, वो सब प्राइम मिनिस्टर ही यूज़ करता है। ओके, राष्ट्रपति के नाम से उन शक्तियों का यूज़ प्राइम मिनिस्टर ही करता है। ठीक है, आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।